कहानी की शुरुआत में हमें एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफनाक मंजर दिखाया जाता है। पूरा शहर खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ से भर चुका है जो सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। गाड़ियां बेकाबू होकर आपस में टकरा रही हैं और हर तरफ जोरदार ब्लास्ट हो रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे हैं, लेकिन ये खूंखार ज़ॉम्बीज़ किसी को नहीं छोड़ रहे। यहाँ तक कि एक लड़की भी अपनी ही माँ की गर्दन को जानवरों की तरह नोच कर खा रही है। और इसी भयानक तबाही के बीच जू नाम का एक लड़का अपने 8वें फ्लोर के अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला फंस जाता है। न घर में राशन है, न इंटरनेट। लेकिन आखिर अचानक शहर का ये हाल हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम कुछ घंटे पीछे चलते हैं। हमें जू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट में बड़े आराम से सो रहा है। जू की आंख खुलती है तो पूरा घर एकदम शांत होता है। वो अपनी मम्मी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि घर पर कोई नहीं है। टेबल पर सिर्फ एक नोट रखा हुआ था। नोट में लिखा था कि उसकी फैमिली को बहुत जल्दबाजी में कहीं जाना पड़ा और घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं है, इसलिए जू को अपनी बहन के साथ जाकर बाजार से कुछ लेकर आना होगा। लेकिन जू इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और मजे से अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ जाता है। जू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने में पूरी तरह मगन है। गेम के दौरान उसका एक दोस्त कहता है कि हमें पहले स्कूल पर हमला करना चाहिए, लेकिन जू मना कर देता है और कहता है कि हमें पहले बंकर से खाने का सामान ढूंढना चाहिए। तभी गेम खेलते खेलते उसके दोस्त बताते हैं कि टीवी पर कुछ बहुत ही अजीब न्यूज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डरावनी फिल्म चल रही हो। ये सुनकर जू गेम छोड़कर तुरंत अपना टीवी ऑन करता है। टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा था और तभी अचानक टीवी का सिग्नल कट जाता है। उसी वक्त जू के मोबाइल पर एक इमरजेंसी अलर्ट आने लगता है। बाहर से लोगों के चीखने, चिल्लाने और गाड़ियों के टकराने की आवाजें आने लगती हैं। जू घबराते हुए बालकनी में जाता है। बाहर सड़क पर लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह नोच रहे हैं। तभी एक फायर ब्रिगेड का ट्रक बेकाबू होकर सीधे जू की बिल्डिंग के सामने आकर टकराता है और उसमें एक जोरदार धमाका होता है। तभी उसकी नजर नीचे एक लड़की पर पड़ती है जो रोते हुए अपनी माँ के गले लग रही है। लेकिन अगले ही पल वो लड़की एक खूंखार जानवर की तरह अपनी ही माँ की गर्दन को बुरी तरह से काट लेती है। ये सब देखकर जू बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस कमरे में आकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और फिर अचानक दरवाजे पर कोई जोर से हाथ मारने लगा है। जू डरते हुए दरवाजे के होल से बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी वो जैसे ही धीरे से दरवाजा खोलता है, अचानक उसका एक पड़ोसी अंदर घुस आता है। उस लड़के की सांसें बहुत तेज चल रही थीं और वो बार बार कह रहा था कि मुझे अंदर रहने दो। जू उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का बस एक ही बात रटे जा रहा था कि बाहर लोग ठीक नहीं है। उस लड़के की कांपती हुई आवाज और घबराहट देखकर जून उससे पूछता है कि आखिर उसने बाहर ऐसा क्या देखा है। तब वो पड़ोसी कांपते हुए बताता है कि उसका अपना भाई बहुत अजीब बर्ताव करने लगा था। ये सुनकर जू को एहसास होता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है और अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। जू उस लड़के से कहता है कि ये मेरी परेशानी नहीं है, तुम पुलिस को फोन करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लड़का जू से कहता है कि पुलिस भी अब ठीक नहीं है, वो लोग भी पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। फिर भी जू उसे जाने के लिए कहता है तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बस एक बार बाथरूम इस्तेमाल करने दो, फिर मैं खुद चला जाऊंगा। जू उसे बाथरूम जाने देता है और खुद टीवी देखने लगता है। टीवी पर एक न्यूज एंकर बहुत ही घबराई हुई हालत में बता रहा होता है कि ये इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैल रहा है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो बिना किसी वजह के लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। टीवी पर खून से सने लोगों और तबाही के फुटेज दिखाए जा रहे थे। तभी एंकर बताता है कि ये इन्फेक्टेड लोग इंसानों का मांस खा रहे हैं। इतना बोलते ही टीवी का सिग्नल फिर से चला जाता है। जू समझ जाता है कि अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो डर के मारे कांपने लगता है और अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आनी बंद हो गई है। वो पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है और जू तुरंत उसकी तरफ चाकू तान देता है। वो आदमी अपने हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन जू की नजर उस लड़के के गले पर जाती है जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। जू पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है। वो आदमी बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उनमें से खून बहने लगता है। वो आदमी तड़पते हुए खुद को आईने में देखता है और उसके शरीर में बहुत भयानक तरीके से ऐंठन होने लगती है। अगले ही पल उसकी आवाज एकदम भयानक हो जाती है और वो एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता है। जू चिल्लाते हुए उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी एक खूंखार जानवर
जानवर की तरह जू पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन जू अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस ज़ॉम्बी को जोर से धक्का देकर दरवाजे से बाहर धकेल देता है। जू जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब जू दरवाजे के होल से बाहर झांक कर देखता है। बाहर एक बहुत ही बड़ा और खूंखार ज़ॉम्बी उस पड़ोसी वाले ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। तभी जू देखता है दरवाजे के नीचे से खून अंदर आ रहा होता है। ये सब देखकर जू इतना डर जाता है कि वो तुरंत एक भारी फ्रिज को खींचकर दरवाजे के आगे लगा देता है और दरवाजे को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। तभी जू का फोन बजता है। उसकी मम्मी का मैसेज था, क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक और मैसेज आता है, हम नहीं आ पाएंगे, हम सेफ जगह पर हैं। टीवी पर जो कह रहे हैं वो करो, तुम्हें बस जिंदा रहना है। उस मैसेज में लिखी जिंदा रहना है वाली बात जू के दिमाग में बैठ जाती है। अब जू मायूस होकर अपनी जगह पर बैठा है। जब वो अपना किचन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि घर में खाने के लिए ना के बराबर सामान बचा है। उसे अब इस बात का पछतावा होता है कि अगर उसने सुबह बाजार जाकर सामान ले लिया होता तो आज वो बिना खाने के इस तरह नहीं फंसता। वो एक फैमिली फोटो के ऊपर एक नोट चिपका देता है जिसमें लिखा होता है, मुझे जिंदा रहना है, और थक हार कर सोफे पर लेट जाता है। अगली सुबह जब जू की आंख खुलती है तो ये इन्फेक्शन का दूसरा दिन था। टीवी पर अभी भी रुक रुक कर न्यूज आ रही थी। न्यूज एंकर बता रहा था कि ये शायद कोई वायरस नहीं बल्कि दिमाग पर असर करने वाली कोई दिमागी बीमारी भी हो सकती है। ये सब सुनकर जू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बाहर तबाही मच रही थी। जू अपना फोन चेक करता है। नेटवर्क बड़ी मुश्किल से आ रहा था। सोशल मीडिया पर लोग अपने फोटोज और मदद मांगने वाले मैसेज डाल रहे थे। जू भी सोचता है कि उसे भी मदद मांगनी चाहिए। वो अपनी एक फोटो क्लिक करता है और अपना एड्रेस टाइप करके मदद मांगने वाला मैसेज लिखने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उस मैसेज को मिटा देता है और उसकी जगह एक हैशटैग अलाइव लिखकर पोस्ट कर देता है। अब जू समझ चुका था कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला और उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। तभी वो फोन पर एक वायरल वीडियो देखता है जहां एक लड़का इस खतरनाक सिचुएशन में भी व्यूज पाने के लिए अपनी बालकनी से लटक कर वीडियो बना रहा होता है। लेकिन तभी उस लड़के का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये कितनी अजीब बात थी ना। बाहर दुनिया खत्म हो रही है और कुछ लोगों को इंटरनेट पर व्यूज की पड़ी है। टीवी पर खबरें और भी ज्यादा डरावनी होने लगी थी। बताया जा रहा था कि इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा हिंसक और खतरनाक हैं और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वायरस के लक्षण दिखने में कुछ मिनटों का वक्त भी लग सकता है। ये सब सुनकर जू का टेंशन और बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपना ड्रोन निकालता है, उस पर अपना फोन टेप से चिपकाता है और उसे खिड़की से बाहर उड़ाता है ताकि वो बाहर का हाल देख सके। ड्रोन के कैमरे में जू को पूरा इलाका तबाह नजर आता है। वो सामने बिल्डिंग में देखता है जहाँ सब लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी है। लेकिन तभी अचानक ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और स्क्रीन काली पड़ जाती है। जू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपना दिमाग भटकाने के लिए वो अपने पीसी पर गेम खेलने बैठ जाता है। कमरे में गेम का म्यूजिक बजने लगता है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार जाती है क्योंकि अचानक से इंटरनेट कट जाता है और कमरे में फिर से खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। थक हार कर जू वहीं सो जाता है। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज से उसकी नींद टूटती है। एक गोली सीधे जू के सिर के पास से होकर गुजरती है जिससे वो घबराकर जमीन पर गिर पड़ता है। जू खिड़की से नीचे देखता है। पार्किंग में एक लेडी पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और ज़ॉम्बीज पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही थी। लेकिन तभी उस ऑफिसर की बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं और कई सारे ज़ॉम्बीज उसे घेर कर बुरी तरह काटने लगते हैं। फिर ज़ॉम्बीज उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और उसको बहुत बेरहमी से काटना शुरू कर देते हैं। जू ये भयानक मंजर देखकर अपनी बालकनी से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जू का ये चिल्लाना उस पर ही भारी पड़ जाता है क्योंकि उसकी आवाज सुनकर नीचे खड़े सारे ज़ॉम्बीज ऊपर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज को पता चल चुका था कि जू वहाँ ऊपर मौजूद है और तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से धक्के लगने की आवाजें आने लगती हैं। आवाजें इतनी जोरदार थीं कि दरवाजे के आगे लगा भारी फ्रिज भी अपनी जगह से हिलने लगता है और फिर जू देखता है कि दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ गिरने लगा है। तभी एक ज़ॉम्बी अंदर आता है। उसे देखकर जू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये वही ज़ॉम्बी था जो कुछ देर पहले जू के पड़ोसी को घसीट कर ले गया था। वो खूंखार ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करता है। जू अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को रोके रखने की कोशिश करता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी की ताकत के सामने जू का टिकना नामुमकिन था। अब जू को कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो तेजी से भागकर अपनी खिड़की की तरफ जाता है और उसे खोलकर बाहर रेलिंग पर लटक जाता है। वो ज़ॉम्बी भी जू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे छलांग लगा देता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे कई मंजिल नीचे जाकर गिरता है। जू अभी भी खिड़की के बाहर हवा में लटका हुआ था। जब वो नीचे देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। नीचे खड़े सारे ज़ॉम्बीज उसी को घूर रहे थे और उन ज़ॉम्बीज की भीड़ में वो पुलिस ऑफिसर भी शामिल थी जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। जू जल्दी से अंदर आता है और अपने घर के टूटे हुए दरवाजे किसी तरह ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो अपना कैमरा ऑन करता है।
है। जू बहुत ही शांत और थकी हुई आवाज में कहता है, मेरा नाम जू है, लेकिन इंटरनेट पर लोग मुझे मॉरिस 61 के नाम से जानते हैं। वो बताता है कि उसे घर में फंसे हुए 2 दिन हो चुके हैं और अब उसे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएगा। वो अपने पेरेंट्स के उस आखिरी मैसेज के बारे में भी बताता है जिसमें उन्होंने उसे जिंदा रहने के लिए कहा था। लेकिन जू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूं। सच कहूं तो मेरा अब तक जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। और फिर आखिर में वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहता है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद स्क्रीन काली पड़ जाती है। इस तरह जू को घर में फंसे हुए 7 दिन बीत जाते हैं। जू अपने पापा की रखी हुई शराब की बोतल खोलता है और फैमिली फोटो देखकर उनसे माफी मांगता है। टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि ये वायरस सिर्फ खून के जरिए या काटने से फैलता है। इन ज़ॉम्बीज के सेंसेस नॉर्मल इंसानों जैसे ही हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि कुछ ज़ॉम्बीज अभी भी अपनी पुरानी इंसानी आदतें नहीं भूले हैं, जैसे दरवाजे खोलना या अपनी पुरानी आदतों को दोहराना। तभी टीवी पर एक नूडल्स का एड आता है जिसे देखकर जू की भूख बढ़ जाती है। उसे याद आता है कि उसके पास भी कुछ इंस्टेंट नूडल्स रखे हैं। वो जल्दी से उन्हें बनाने जाता है, लेकिन गलती से पानी की बोतल टेबल पर गिर जाता है। जू परेशान होकर नल खोलता है, लेकिन नल में एक बूंद पानी नहीं आ रहा था। पानी की सप्लाई कट चुकी थी। अब प्यास के मारे जू इतना बेबस हो जाता है कि वो टेबल पर गिरा हुआ पानी ही चाटने लगता है। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर वो अपना एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है। इस बार उसकी आवाज में कोई जान नहीं थी। वो कहता है, मेरे पास ना खाना है और ना ही पानी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं ज़ॉम्बी का शिकार बनने से अच्छा यहीं भूख और प्यास से मरना पसंद करूंगा। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था और खिड़की से बाहर इस वीरान शहर को चुपचाप घूरता रहता था। तभी सोफे पर लेटे लेटे उसे याद आता है कि उसकी मम्मी अक्सर रेडियो पर मैसेज भेजा करती थी। उसे याद आता है कि एक ऐसी ऐप है जिससे बिना नेटवर्क के इमरजेंसी सिग्नल भेजा जा सकता है। बस उसके लिए फोन में तार वाले ईयरफोन लगाने होते हैं। जू की आंखों में एक चमक आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पास सारे ईयरफोन्स वायरलेस वाले हैं। इस भयानक कमरे में कैद हुए जू को 15 दिन हो चुके थे। वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खोने लगा था। वो फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर शराब पीता है और पागलों की तरह नाचने लगता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और उसकी मम्मी अंदर आकर उसे गले लगा लेती है। जू खुशी से रोने लगता है, लेकिन तभी उसका होश आता है। ये बस एक सपना था। असलियत का एहसास होते ही जू जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कुछ वॉइस मेल आए थे, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से प्ले नहीं हो रहे थे। जू पागलों की तरह खिड़की से कागज फाड़ता है और नेटवर्क पकड़ने के लिए बालकनी से बाहर लटक जाता है। आखिरकार वॉइस मेल प्ले हो जाता है। उसमें उसकी मम्मी की आवाज थी जो कह रही थी कि हम लोग पापा के ऑफिस में बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अगले ही पल रिकॉर्डिंग में भयानक चीखें सुनाई देने लगती हैं और ज़ॉम्बीज के हमले की आवाजें आने लगती हैं। फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। फोन अभी भी जू के हाथ में था और उसने अभी अभी अपनी ही फैमिली को मरते हुए सुना था। जू का रोना अब एक भयानक गुस्से में बदल जाता है। वो घर का सारा सामान तोड़ने लगता है, बोतलें फेंकता है, दीवार पर मुक्के मारता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुस्से में पागल होकर वो अपने घर का दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के बाहर एक ज़ॉम्बी खड़ा था जो दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाता है। जू बिना कुछ सोचे उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह से मार डालता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, आ जाओ सब, मैं तुम सबके लिए तैयार हूँ। जू गुस्से से कांप रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाले ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो एक लाश को खा रहा था। उस ज़ॉम्बी को देखकर जू अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि ये वही पड़ोसी था जिसे उसने शुरुआत में घर के अंदर आने दिया था। उस ज़ॉम्बी के पैर का कुछ हिस्सा गायब था, लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। जू एकदम सुन्न पड़ जाता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जू कॉरिडोर में देखता है। वहाँ एक औरत कई सारे ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उस औरत के हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। जू की आंखों में अब डर के साथ साथ एक नया एहसास जाग जाता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने किसी और इंसान को जिंदा देखा था। जू अभी उस औरत को देख ही रहा होता है कि तभी बाकी ज़ॉम्बीज भी उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। जू अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर कॉरिडोर में भागता है और लिफ्ट के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, अंदर से ज़ॉम्बीज का एक पूरा झुंड बाहर आ जाता है। अब जू दोनों तरफ से घिर चुका था, लेकिन ज़ॉम्बीज इतनी ज्यादा तादाद में थे कि वो एक दूसरे से ही टकराकर जमीन पर गिरने लगते हैं और उनका पूरा ढेर लग जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जू दूसरी तरफ भाग निकलता है और वो कुछ सामान के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है। कुछ मिनटों बाद जब आवाजें शांत हो जाती हैं, तो जू धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जाने लगता है। रास्ते में उसे एक अकेला ज़ॉम्बी मिलता है। जू वहीं सुन्न खड़ा हो जाता है। उसे पता था कि ये ज़ॉम्बी देख नहीं सकते, बस आवाज सुन सकते हैं। वो बिना कोई आवाज किए साइड में खड़ा हो जाता है। ज़ॉम्बी को कुछ पता नहीं चलता और जू सही सलामत अपने घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज से बाहर खड़े ज़ॉम्बीज अलर्ट
अलर्ट हो जाते हैं और दरवाजे पर धक्के मारने लगते हैं। जून जल्दी से अंदर दरवाजे का हैंडल पकड़ लेता है और वहीं बैठा रहता है। जून का घर पूरी तरह से कबाड़ खाना बन चुका था। जून भूख और प्यास से एकदम सूख चुका था और उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो खिड़की से बाहर देखता है। पूरा शहर बम धमाकों से दहल रहा था और हर तरफ आग लगी हुई थी। आर्मी शहर को तबाह कर रही थी। जून समझ जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। वो अपने डेस्क के पास आता है, कैमरा ऑन करता है और बेजान आवाज में सिर्फ इतना कहता है, हेलो, ओके, बाय। इसके बाद वो छत से एक रस्सी बांधकर फंदा तैयार करता है। वो कुछ सेकंड तक अपने कमरे को देखता है और फिर कुर्सी पर चढ़कर फांसी लगा लेता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे बस कुछ ही पलों में उसकी जान चली जाएगी। लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर एक लाल रंग की लेजर लाइट आकर पड़ती है। जूं कंफ्यूज होकर अपनी आंखें खोलता है। वो लेजर लाइट दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर जाती है जिस पर एक शब्द लिखा था। जूं उसे समझ नहीं पाता। वो तड़पते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी वो रस्सी टूट जाती है। जूं धड़ाम से जमीन पर गिरता है और खांसते हुए जोर जोर से सांसें लेने लगता है। वो लेजर लाइट अब एक दूसरे फ्रेम पर जाती है जिस पर लिखा था, बेवकूफ। जूं के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से उठकर बालकनी की तरफ जाता है और बाहर देखता है। सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की अपने लेजर फ्लैशलाइट से उसे इशारा कर रही थी। जूं को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अकेला नहीं था। वो लड़की इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके घर में कुछ गिरने की आवाज आती है। वो लड़की डर जाती है और जूं को इशारा करती है कि वो शाम 7 बजे बात करेगी, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। रात का वक्त था और पूरे इलाके में घुप अंधेरा छाया हुआ था। उस लड़की ने अपने पीने का पानी बोतलों में बांट कर रखा था ताकि वो कई दिनों तक चल सके, लेकिन पानी पीने से ठीक पहले वो रुक जाती है। उसके पास रखा एक पौधा पूरी तरह से सूख चुका था। ये बात बहुत ही अजीब थी कि वो लड़की अपना कीमती पानी पीने के बजाय उस सूखे हुए पौधे में डाल देती है और फिर थक कर बिस्तर पर लेट जाती है। अगली सुबह जूं हड़बड़ा कर उठता है। उसे नींद आ गई थी। वो जल्दी से खिड़की के पास जाता है और उस लड़की को देखने लगता है, लेकिन सामने कोई नहीं था। एकदम सन्नाटा था। तभी वो लड़की धीरे से अपनी खिड़की के पास आती है और वो बहुत ज्यादा अलर्ट थी, इसलिए पहले वो चारों तरफ टेलीस्कोप से अच्छे से देखती है कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। और जब उसे तसल्ली हो जाती है तभी वो अपनी खिड़की खोलती है। वो इशारों ही इशारों में जूं को डांटती है और फिर दोनों बिना आवाज किए हंसने लगते हैं। दोनों अपने अपने फोन की स्क्रीन पर अपना नाम लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं। उस लड़की का नाम किम था। तभी अचानक एक खौफनाक आवाज होती है। किम जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और तेजी से अपने दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वहाँ का नजारा देखकर समझ आता है कि आवाज कैसी थी। दरअसल एक ज़ॉम्बी उसके बनाए हुए जाल में फंस गया था और कुर्सी के आर पार हो गया था। किम बिना कोई रहम दिखाए बहुत ही ठंडे दिमाग से उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने घरों के बाहर बर्तन रख देते हैं ताकि पीने का पानी जमा कर सकें। बारिश के बीच किम अपने दूरबीन से जूं की बिल्डिंग में देखती है। उसे पता चलता है कि 8वें फ्लोर का एक घर बिल्कुल खाली पड़ा है, जबकि बाकी सभी घरों में ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो हवा में अजीब सी महक थी। किम अपनी खिड़की से जूं को देखती है। उसे समझ आ जाता है कि जूं बहुत भूखा है। अब किम अपना दिमाग लगाती है। वो एक बेसबॉल में रस्सी बांधती है और उसे पूरी ताकत से जूं की बालकनी की तरफ फेंकती है ताकि दोनों के बीच एक पुल बन सके, लेकिन निशाना चूक जाता है और बॉल सीधे नीचे जाकर ज़ॉम्बीज़ के बीच गिर जाती है। लेकिन जूं हार नहीं मानता। वो अपना ड्रोन निकालता है और बड़ी आसानी से एक नई रस्सी किम के घर तक पहुंचा देता है। अब इस रस्सी के सहारे किम जूं को एक पैकेट भेजती है जिसमें खाने का सामान और एक नोट था जिस पर लिखा था, आराम से खाना। जूं जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जो रस्सी किम ने नीचे गिरा दी थी वो अभी भी हवा में लटक रही थी। नीचे खड़े एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी ने उस रस्सी को पकड़ लिया था और वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा था। उस ज़ॉम्बी ने अचानक रस्सी को जोर से खींचा और किम पर एक टेबल दे मारा जिससे किम गिर जाती है। जूं अपनी बालकनी से ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो ज़ॉम्बी किम की बालकनी में चढ़ने लगता है। जूं उसे रोकने के लिए उस पर बोतलें फेंकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर जूं अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ उड़ाता है और ड्रोन से उसे बार बार टक्कर मारता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अपने खून से सने हाथों से ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। तभी जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर ऊपर चढ़ने वाला होता है, किम फुर्ती से उठती है और अपनी कुल्हाड़ी से एक ही झटके में उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। बैलेंस बिगड़ने से वो ज़ॉम्बी सीधे नीचे जाकर गिरता है और मारा जाता है। नीचे खड़े बाकी ज़ॉम्बीज़ चुपचाप उसे गिरे हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। तब किम को याद आता है कि ये ज़ॉम्बीज़ वही काम दोहराते हैं जो ये इंसान होते हुए किया करते थे। वो ज़ॉम्बी एक फायर फाइटर था, इसलिए उसे ऊपर चढ़ना आता था। उसी रात जूं को एहसास होता है कि उसका खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब वो अपनी जान खतरे में डालकर बाहर जाने का फैसला करता है। वो अपने जूतों पर कपड़ा लपेट लेता है ताकि चलने पर आवाज ना हो और अपनी कैप पर एक टॉर्च चिपका लेता है। वो बहुत ही संभल कर पड़ोसी के घर में घुसता है। वहाँ बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था जो बिल्कुल
इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। जू उस पर एक जूता फेंक कर चेक करता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। जू जल्दी जल्दी फ्रिज खाली करता है और अपना बैग भर लेता है। फिर वो रिस्क लेकर कमरे के अंदर जाता है। वहाँ से वो एक जैकेट, मोबाइल रेडियो के लिए ईयरफोन और खाने का डब्बा और 2 वॉकी टॉकी उठा लेता है। लेकिन जैसे ही जू वहाँ से निकलने वाला होता है, बिस्तर पर पड़ी वो लाश अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और जू पर हमला कर देती है। जू फुर्ती से उस ज़ॉम्बी को धक्का देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। उसकी जान बाल बाल बची थी। अब वो अपने लाए हुए खाने में से कुछ हिस्सा और एक वॉकी टॉकी रस्सी के सहारे किम को भेजता है। किम वॉकी टॉकी पाकर बहुत खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। जू भी एक्साइटमेंट में जोर से बोल पड़ता है। किम उसे डांटते हुए कहती है, धीरे बोलो, ज़ॉम्बी सुन लेंगे। दोनों खुश होकर बातें करने लगते हैं। जू कहता है कि मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। किम मुस्कुराकर कहती है, इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुमने खुद जीने का फैसला किया है। तभी कैमरे का एंगल घूमता है और हमें किम के घर की छत से लटकती हुई एक रस्सी दिखाई देती है। यानी जू की तरह किम ने भी अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया था। ये बात माहौल को थोड़ा उदास कर देती है, लेकिन किम बात बदल कर फिर से अपने आप को सही कर लेती है। अब दोनों वॉकी टॉकी पर घंटों बातें करते हैं, साथ मिलकर खाना बनाते हैं और हंसते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बाहर की खौफनाक दुनिया को भूल चुके हों। लेकिन तभी बाहर से बहुत तेज बारिश जैसी आवाज आने लगती है। जब दोनों खिड़की से बाहर झांकते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो बारिश नहीं थी, बल्कि हजारों ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी बिल्डिंग की तरफ भागता हुआ आ रहा था। किम डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी उठाती है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। आवाज सुनकर नीचे खड़े ज़ॉम्बीज पलटकर किम की खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। किम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी जू अपना दिमाग दौड़ाता है और एक नंबर डायल करता है, जिससे वहाँ का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान उस तरफ भटक जाता है। किम चैन की सांस लेती है, लेकिन दोनों समझ चुके थे कि अब खतरा उनके बहुत करीब आ चुका है। कुछ मिनटों बाद जब बाहर शांति छा जाती है तो दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। वो उसी 8वें फ्लोर वाले खाली घर में जाने का फैसला करते हैं जिसे किम ने पहले अपने दूरबीन से देखा था। दोनों अपनी अपनी बालकनी से नीचे रस्सियां लटका देते हैं और किम पहले नीचे उतरना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं, अचानक चारों तरफ से ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड उसे घेर लेता है। किम ज़ॉम्बियों को अपनी कुल्हाड़ी से काटते हुए तेजी से भागने लगती है। जू किम को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी किम घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से पास खड़ी एक कार के अंदर घुस जाती है। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे कार पर चढ़ जाते हैं और शीशे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किम बहुत हिम्मत वाली थी। वो कार के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आती है। वो ज़ॉम्बियों से चारों तरफ से घिर चुकी थी और उनको मारते हुए वहाँ से भाग रही होती है। तभी वो नीचे गिर जाती है और उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक रिवॉल्वर पर जाती है। ये उसी पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर थी जिसे हमने पहले मरते हुए देखा था। किम आगे बढ़ती है पर ज़ॉम्बी उसका रास्ता रोकते हैं। वो उनसे लड़ती है और बंदूक उठा लेती है। वो अकेले ही कई सारे ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार देती है और उनके बीच से रास्ता बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी और अब वो बुरी तरह से घिर चुकी थी और अगले ही पल जू भी भागता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। ज़ॉम्बी बहुत सारे होते हैं। वो लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और किसी तरह जान बचाकर लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। लिफ्ट सीधे 8वें फ्लोर पर जाकर रुकती है। शुरू में तो फ्लोर एकदम शांत लगता है, लेकिन तभी उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देती है। सारे ज़ॉम्बीज सीढ़ियों से उनके पीछे पीछे ऊपर आ चुके थे। दोनों तेजी से कॉरिडोर में भागते हैं और हर एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे अंदर से लॉक थे। पीछे से ज़ॉम्बीज की भयानक आवाजें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थीं और उनके पास आने का वक्त खत्म हो रहा था। जू जल्दी से वेंटिलेशन की एक जाली तोड़ता है और ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है ताकि किम को कोई दरवाजा खोलने का वक्त मिल सके। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। सामने एक दरवाजे से एक आदमी बाहर आता है और किम को अंदर खींच लेता है और जू बाहर ज़ॉम्बियों से बच रहा होता है। तभी वहाँ गैस बम आकर गिरता है और वो आदमी जू से अंदर आने के लिए चिल्लाता है। दोनों दौड़कर अंदर घुसते हैं और वो आदमी अपनी पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर आते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार दोनों की जान बच गई थी, लेकिन किम की आंखों में अभी भी खौफ के साथ साथ एक शक था। उसे इस आदमी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद जब हालात थोड़े नॉर्मल होते हैं तो वो आदमी उन दोनों को पीने के लिए पानी देता है। किम पानी पीने से हिचकिचाती है और गिलास को घूरती रहती है, लेकिन जू उसे समझाता है कि पानी ठीक है, पी लो। जू के कहने पर किम पानी पी लेती है। थोड़ी देर बाद तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। माहौल एकदम शांत लग रहा था। तभी वो आदमी एक ऐसी बात कहता है जिससे जू और किम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो बताता है कि उसने रेडियो पर सुना है कि एक रेस्क्यू टीम बहुत जल्द लोगों को बचाने आने वाली है। इतने दिनों बाद पहली बार उन दोनों को बचने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन तभी कैमरे का फोकस कमरे के एक कोने में जाता है। वहाँ बच्चों के दूध की बोतलें और कुछ सामान रखा हुआ था। किम उस आदमी से पूछती है कि क्या यहाँ कोई बच्चा भी है। इस पर वो
आदमी बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि नहीं, लेकिन अब तुम दोनों आ गए हो। इतना सुनते ही अचानक जू को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर टेबल पर गिर पड़ता है। किम का सिर भी बुरी तरह घूमने लगता है और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। बेहोश होने से ठीक पहले किम देखती है कि वो आदमी उसे पैरों से घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे की तरफ ले जा रहा है। जब किम को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वो एक छोटे बच्चे के कमरे में थी जहाँ चारों तरफ खिलौने पड़े थे और दीवारों पर खून के छींटे थे। बाहर से दरवाजे पर ताला लगने की आवाज आती है। किम जैसे ही सामने देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने जमीन पर खून से लथपथ एक खूंखार ज़ॉम्बी बैठा था जिसकी कमर में एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी। बाहर खड़ा वो आदमी दरवाजे के छेद से उस रस्सी को किसी जानवर की तरह कंट्रोल कर रहा था। वो आदमी एक खौफनाक और कांपती हुई आवाज में कहता है, ये मेरी बीवी है और इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस आदमी की आंखों में अपनी बीवी के लिए तड़प और पागलपन दोनों साफ नजर आ रहे थे। इतना कहकर वो अचानक रस्सी ढीली छोड़ देता है। रस्सी ढीली होते ही वो खूंखार ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए सीधे किम की तरफ झपटता है। किम चीखते हुए खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारती है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जू पीछे से आकर उस आदमी के सिर पर पुलिस ऑफिसर वाली रिवॉल्वर तान देता है और चिल्लाता है, इसे छोड़ दो वरना मैं गोली मार दूंगा। लेकिन उस पागल आदमी को इस बात का कोई खौफ नहीं था। वो बहुत ही शांति से कहता है, मुझे बस अपनी बीवी को खाना खिलाना है, और वो रस्सी को और भी ज्यादा ढीला छोड़ देता है। ज़ॉम्बी किम के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। ये देखकर जू बिना कुछ सोचे बंदूक वहीं छोड़ देता है और दौड़कर उस रस्सी को कसकर पकड़ लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी किम तक ना पहुंच सके। लेकिन वो आदमी जू को रोकने के लिए पास रखा एक चाकू उठा लेता है। जू अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों से रस्सी फिसल जाती है। अगले ही पल कमरे के अंदर से किम की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगती हैं और फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। उस आदमी को समझ नहीं आता कि अंदर क्या हुआ। वो बहुत ही धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी अपनी ज़ॉम्बी बीवी उसी के ऊपर झपट पड़ती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से काट लेती है। दरअसल किम जिंदा थी। वो वहाँ खड़ी कांप रही होती है और नीचे गिरी हुई रिवॉल्वर उठाकर 2 गोलियां चला देती है। गोलियों की तेज आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज जाती है। ये आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उस कमरे की तरफ दौड़ने लगते हैं। किम और जू को उनके दौड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जू और किम पूरी तरह से हार मानकर मरने का फैसला करते हैं। किम जू को रिवॉल्वर दे देती है और पहले खुद मरने के लिए खड़ी हो जाती है। जू रिवॉल्वर आगे करके ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, तभी उन्हें हवा में हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की तेज आवाज सुनाई देती है। उनके पास बचने का एक आखिरी मौका था। अब जू गेट खोलते ही गैस बम फेंक देता है और ज़ॉम्बियों से लड़ने लगता है। तभी किम एक कुर्सी को आगे करके भागती हुई आती है। रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी आता है वो उनको हटाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं तभी किम को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं। जू एक साइकिल उठाता है और ज़ॉम्बियों को रोकता है। किम नीचे से निकलकर बाहर आ जाती है, पर जू साइकिल से उन ज़ॉम्बियों को रोक कर रखता है और किम से कहता है, तुम छत पर जाकर हेलीकॉप्टर को रोको। किम जब छत पर पहुँचती है तो उसको आसमान में कुछ दिखाई नहीं देता। अब जू भी भागकर छत पर आ जाता है। जू आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये सब देखकर उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। किम रो रही होती है और जू गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी पीछे से छत का दरवाजा टूटता है और हजारों ज़ॉम्बीज दहाड़ते हुए उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। अब उनके पास बचने का कोई चांस नहीं था। जू रिवॉल्वर तानता है और लगातार 3 गोलियां चलाकर कुछ ज़ॉम्बीज को मार गिराता है, लेकिन फिर बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। ज़ॉम्बीज उन पर झपटने ही वाले होते हैं। तभी अचानक नीचे से एक बहुत बड़ा मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके बिल्कुल सामने आ जाता है। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से ज़ॉम्बीज तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर ज़ॉम्बीज का सफाया करने लगते हैं और किम और जू को अंदर हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के बाद जू का फोन अचानक वाइब्रेट करने लगता है। स्क्रीन पर कई सारे नए मैसेज आ रहे थे। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे कि क्या वो अभी भी जिंदा है। तभी रेडियो पर एक आवाज गूंजती है जिसमें बताया जाता है कि जितने भी सर्वाइवर्स को बचाया गया है वो उन मैसेजेस की वजह से ही ढूंढे गए हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। कैमरा धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है और हमें नीचे पूरा तबाह हो चुका शहर दिखाई देता है और इसी के साथ ये खौफनाक सर्वाइवल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।